नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लग रही है। साथ ही साथ कहानी आपको समझ में तभी आएगी जब दोनों पार्ट आप पढ़ लेंगे, इसलिए पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के पहले के दोनों पार्ट पढ़िएगा, उसके बाद इस पार्ट को पढ़िएगा। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। मधु: अरे आप आ गए, आइए, वहाँ क्यों खड़े हैं? जल्दी आइए, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मधु की आवाज़ से मोहित जैसे ही कि होश में आया। वह उसके सामने दुखी नहीं होना चाहता था। मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ चलो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगाओ। इतना कहकर मोहित बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है और नल चलाकर नल के पानी के साथ ही अपने आंसुओं को बहाने लगता है। वह अपने आप को खूब रोकने की कोशिश करता है, मगर रोक नहीं पाता। काफ़ी देर तक आंसू बहाने के बाद आखिर चुप होकर आंसू पोंछकर अपने आप को ढाढ़स बंधाकर बाहर आता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। मधु तो सभी बातों से बेखबर आराम से सो गई, मगर मोहित की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था, क्या होगा इसका? इसके खुद के माता पिता खबर नहीं लेते। मेरे चाचा चाची मेरे ना हुए तो इसके क्या होंगे? और वो वीरेन, वो तो एक नंबर का आवारा गुंडा है, अपनी ही भाभी पर बुरी नीयत रखता है। मोहित मधु के मासूम चेहरे को देखे जा रहा था। मधु सब चीज़ों से बेखबर सोई हुई बहुत ही मासूम लग रही थी। मोहित उठकर मधु के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फिराने लगता है और मधु की ओर झुककर मधु के माथे को चूम लेता है। मधु का हाथ होले से अपने हाथ में लेकर, ये क्या हो गया मधु? अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करता। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही उजाड़ दी। मैं क्या करूं मधु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मोहित की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और आंसू मधु के गाल पर पड़े तो वह अचानक से चौंक कर उठ खड़ी हुई और बैठते हुए हड़बड़ाहट में बोले जा रही थी, क्या हुआ आपको? आपको कुछ चाहिए था क्या? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? कहीं वापस से सर दर्द तो नहीं हो रहा? मोहित ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की। वो मधु को इतना कह पाया, मधु मुझे तुमसे बात करनी है। मधु: हाँ कहिए ना, बताइए। मधु: क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? मधु शर्मा गई और शर्माते हुए नज़रें झुकाकर मोहित से बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका मुझ पर पूरा हक है। मोहित मधु को कस के गले से लगा लेता है। मोहित का कलेजा फटकर बाहर आने को होता है। बहुत मुश्किल से वह अपने आप को कंट्रोल करता है। वह नहीं चाहता था कि मधु को उसके बारे में कुछ भी पता चले और काफ़ी टाइम तक गले लगे रहने के बाद वह मधु को अपने से दूर करके कहता है, चलो अब तुम सो जाओ, और मुस्कुराकर अपने बेड पर आकर लेट जाता है। मधु भी उस मीठे एहसास को महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए सो गई। मोहित बस मधु के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। सुबह मोहित शोरूम का बोलकर घर से निकलता है। शोरूम पहुंचकर सुधीर से बात करता है। मोहित: सुधीर, मैंने एक फ़ैसला लिया है, तुम मानोगे? एक बहुत ज़रूरी बात तुमसे कहना चाहता हूँ। सुधीर: हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी फैसला लिया है बताओ। तुम बड़े हो, फिर मेरे लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, परिवार सब हो। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा दिया ही तो है। मेरा है कौन? मोहित: सुधीर, मेरी ये सारी प्रॉपर्टी, शोरूम, मॉल का हिस्सा, घर व सब कुछ मैं मधु के नाम करना चाहता हूँ। देख भाई, मैं चाचा पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ चाची के सामने चाचा की एक नहीं चलती। माना कि वो पिता समान है, परंतु चाची और वीरेन दोनों ही भेड़िए हैं। दोनों मधु को नोच खाएंगे। चाचा बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय आंसू बहाने के। भाई, चाची का कोई भरोसा नहीं है, वो कब मधु को घर से बाहर कर दे। सुधीर भाई, आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। हम अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे आपका, और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मोहित सुधीर के कंधों पर हाथ रखते हुए: मेरे दोस्त, मेरे भाई, भगवान करे जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो।
पर तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने कहा था कि कोई दुआ ही काम कर सकती है या कोई चमत्कार हो तो। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा रब ही मुझसे रूठा हुआ है। इतना कहते कहते फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुधीर, भाई आप सकारात्मक रहिए, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मोहित ने सुधीर का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और कहने लगा, सुधीर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम मधु का पूरा ध्यान रखोगी, उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। तुझे पता है हमारे रिश्ते की सच्चाई। अच्छा हुआ जो मैंने अपना रिश्ता अभी आगे नहीं बढ़ाया। मधु बहुत समझदार है, अभी उसमें बचपना है, प्लीज़ उसे तुम संभाल लेना। इतना कहते हुए वह फिर से बहुत भावुक हो गया और आंखों में आंसू आने लगे। सुधीर, मोहित संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तो अनाथ हो जाऊंगा मेरे भाई। तुम ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। सुधीर भी मोहित के गले लगकर रोने लगता है। मोहित, सुधीर मेरे बाद सब तुम्हें संभालना है, मधु के सपने पूरे करने हैं। वीरेन और चाची को देखना, उसकी नज़र मेरी जायदाद पर है। वीरेन का कोई भरोसा नहीं है कब क्या करे। मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले सब सेटल कर दूँ, तुम समझ रहे हो ना। सुधीर, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा। मैं कितना भी इलाज करा लूँ मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है। पता नहीं भगवान ने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी है। सुधीर, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। ये कहते कहते सुधीर अपने अतीत में खो जाता है कि कैसे उस अनाथ को एक नाथ मिला था, एक परिवार, एक दोस्त मिला था। सुधीर जब 12-13 वर्ष का था, अनाथ था, सड़क के किनारे खाली बोतलें बीनता था और पेन बेचा करता था। एक दिन मोहित के पापा से कहा, साहब पेन ले लो, आपके काम आ जाएगी, आपके बच्चों के काम आ जाएगी, वो पढ़कर बड़े आदमी बनेंगे। साहब मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, कल से मैंने कुछ नहीं खाया। मोहित के पापा को दया आ गई उस पर। उन्होंने पूछा, क्यों, घर में कोई नहीं है तुम्हारे, तुम भूखे क्यों हो, क्या नाम है तुम्हारा। छोटू। साहब सब मुझे छोटू छोटू कहते हैं, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, मैं अनाथ हूँ साहब, मेरा कोई नहीं है। मोहित के पापा ने कहा, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहोगे। सुधीर खुश हो गया, आप मुझे काम देंगे। उन्होंने कहा, हाँ चलो सब देंगे, खाना रहना। मोहित के पापा उसे घर ले आए। मोहित और उसकी माँ को जब सारी बातें बताई तो मोहित की माँ भी खुश हो गई। ये आपने अच्छा किया, हमारे मोहित को एक दोस्त और भाई मिल जाएगा। मोहित भी बहुत खुश हो गया। तब से मोहित और सुधीर साथ में हैं। मोहित के पापा ने ही उसका नाम भी सुधीर रखा था। मोहित के मम्मी पापा ने सुधीर को पढ़ाया और साथ ही साथ एक छोटा सा 2 कमरे का मकान खरीद कर उसे सुधीर के नाम कर दिया, ताकि कभी बड़े होकर मोहित के मन में सुधीर के प्रति अपनापन ना रहे तो सुधीर फिर से अनाथ ना हो। और साथ ही उसे अपने शोरूम में भी नौकरी पर रखा था। परंतु मोहित के माता पिता की मृत्यु के बाद मोहित के चाचा चाची ने जब उसके दोनों शोरूम हड़प लिए, लेकिन केवल एक ही मोहित को दिया, तो मोहित ने सुधीर को इस शोरूम में अपने साथ काम पर रखा। सुधीर एहसानमंद था मोहित के माता पिता का और मोहित का भी, कि उन्होंने उस अनाथ को एक परिवार ही नहीं बल्कि उसे परिवार के सदस्य की तरह उसका हिस्सा भी बनाया था। मोहित के माँ बाप के साथ साथ मोहित ने भी उसे अपने भाई का दर्जा दिया हुआ था। इसी के चलते उसने शोरूम के साथ साथ एक मॉल भी खरीदने का प्लान बनाया था, इसमें सुधीर भी पार्टनर था। सुधीर अगर अपनी जान भी दे दे तो वो भी मोहित और उसके माँ बाप का एहसान नहीं चुका सकता। इसलिए आज उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि जो माँ बाप दोबारा मिले वो भी नहीं रहे। एक भाई के रूप में दोस्त मिला था, क्या वो भी भगवान मुझसे छीन लेंगे। किस्मत तुम्हारी नहीं मोहित, मेरी खराब है। मेरी किस्मत में अनाथ होना ही लिखा है शायद। इतने में ही मोहित के चाचा वीरेंद्र कहते हैं, मोहित बेटा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सुधीर वर्तमान में लौटता है। मोहित, सुधीर और मोहित के चाचा तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अस्पताल जाकर तीनों डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर मोहित को थेरेपी के लिए अंदर लेकर जाता है। 2-3 घंटे के बाद मोहित वापस आता है। मोहित के चाचा डॉक्टर से बातें करते हैं तो डॉक्टर बताता है
कि गुप्ता जी देखिए, जब ट्यूमर तीसरी स्टेज तक होता है तो उसके चांस ठीक होने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, परंतु फोर्थ स्टेज में आने के बाद अगर पेशेंट की किस्मत अच्छी हो और दुआओं का असर हो तो ही कोई चमत्कार हो सकता है, मगर कहा नहीं जा सकता। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आगे भगवान की मर्जी। आप लोग दुआ कीजिए कि मोहित गुप्ता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मोहित के चाचा, देखो डॉक्टर साहब, आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कीजिए मेरे भतीजे को। अगर आज मोहित के पिता जिंदा होते तो वह भी अपनी पूरी कोशिश करते कि उनका बेटा बच जाए। उन्होंने डॉक्टर से परमिशन ले ली कि शाम को मोहित अपने घर जाएगा और बाकी टाइम डॉक्टर के गाइडेंस में रहेगा। शोरूम और मॉल पर कुछ और लोग अपॉइंट कर दिए ताकि सुधीर भी मोहित के साथ ही रह सके। चाचा अपने शोरूम चले गए। बीच बीच में आकर वो मोहित को जरूर देख जाते। धीरे धीरे समय निकल रहा था, मगर मोहित की हालत में कोई सुधार नहीं था। हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन घर पर सुबह सुबह मोहित की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसको खून की उल्टी आने लगी। ये देखकर मधु बहुत घबरा गई। ये क्या हुआ आपको? ये खून क्यों निकल रहा है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, इतना काम मत किया करो। और मधु खुद ही मोहित का खून साफ करने लगी। मधु, मोहित मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सुधीर ले आएगा। मोहित मधु का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए, नहीं मधु, मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, बैठो मेरे पास। मधु, बातें बाद में करेंगे, पहले आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मोहित, हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। मोहित ने सोचा अब टाइम नहीं है, मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसे सब कुछ बताना होगा, अब और नहीं छुपा सकता। मधु मोहित के लिए चाय और कुछ नाश्ता लेकर आती है और उससे कहती है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से आप और भी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। मोहित, मधु मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, प्लीज़ तुम धैर्य रखना। मधु, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई है जिसका इलाज अब संभव नहीं है। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तुम सुन रही हो? मधु मोहित की बात सुनकर घबरा जाती है, परंतु फिर हंसते हुए कहती है, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? ऐसे तो आप कभी नहीं करते, मैं बस एक बार डॉक्टर को दिखाने का कह रही हूँ। मोहित गहरी सांस लेते हुए, मधु मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मधु, मजाक नहीं कर रहे हैं तो डरा रहे हैं? अब आपसे मुझे डर नहीं लगता। आप, एक आप और सुधीर हैं जिनसे मैं खुलकर बात कर पाती हूँ। इतना कहकर वह हंसने लगती है। उसे लगता है मोहित उसे चिढ़ा रहा है। मोहित इस बार जोर से कहता है, मधु मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो कह रहा हूँ सीरियस होकर सुनो। हमेशा बचपना सही नहीं है, अब अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मोहित ऐसा नहीं कहना चाहता था, पर उसे पता था कि मधु ऐसे नहीं सुनने वाली। मोहित के ऐसा बोलने पर मधु डर जाती है और चुप हो जाती है, क्योंकि मोहित ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। मोहित ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, सॉरी मधु, मैं ऐसे नहीं बोलता, पर तुम सुन ही नहीं रही हो। मधु मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम समझने की कोशिश करो, और ना ही मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं बीमार हूँ और मुझे ट्यूमर हुआ है, वो भी लास्ट स्टेज पर है। मैं इलाज भी ले रहा हूँ, मेरी थेरेपी भी चल रही है, जिसकी वजह से तुम देख रही हो मेरे सिर के बाल भी उड़ रहे हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर डॉक्टर ने यह भी कहा है कि अब इलाज संभव नहीं है। ये मेरे पूरे शरीर में फैल गया है, मेरे पास कुछ ही दिन है, पता नहीं कितने, आज कल परसों। इतना कहते हुए भावुक हो जाता है मोहित और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मधु हैरानी से उसे देखती है और उसकी आंखों में भी आंसू है। वो शांत होकर सुन रही थी। मोहित फिर कुछ कहने को हुआ तो इस बार मधु जोर से बोली, चुप रहिए आप, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी कहे जा रहे हैं, पागल हो गए हैं आप? अरे मेरा सोचो, मुझ पर क्या बीतेगी है सुनकर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुन रहे हैं आप? नहीं सुनना मुझे कुछ भी, बात ही नहीं करनी है मुझे आपसे। जाइए ऑफिस और अपना काम करें, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है।
मोहित, प्लीज़ मधु समझने की कोशिश करो, उसे कंधे से पकड़कर अपने सामने करते हुए। मुझे भी नहीं पता था, अभी 2 महीने पहले पता चला है, पर तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। पर अब मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए बताना ज़रूरी है। मधु अब रोए जा रही है, सुध-बुध खो रही थी। बस बार-बार कह रही थी, कह दीजिए गुप्ता जी, जो आप कह रहे हैं वो झूठ है। मुझसे सुनने में गलती हुई है। प्लीज़ मोहित प्लीज़। इतने में सुधीर आ जाता है। उसे देखकर मधु उसके पास जाती है और कहती है, सुधीर देखो ये क्या कह रहे हैं, सुबह सुबह कुछ भी बोल रहे हैं। तुम मेरे भी अच्छे दोस्त हो ना, बोलो ना इनसे, कुछ भी ना कहें। मैं अब बचपना नहीं करूँगी, अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाऊंगी और पढ़ाई भी करूँगी। फिर तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको मोहित। सुधीर ने मोहित की तरफ देखा तो उसने इशारे से बताया कि मैंने सब बता दिया है, अब तुम संभालो मधु को। मोहित का इशारा समझते हुए सुधीर ने मधु को संभाल कर उसे बिठाया, पानी पिलाया, फिर बोला, अब ठीक हो? उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। मोहित खिड़की की साइड पलट कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और मधु की ये हालत भी उससे देखी नहीं जा रही थी। वो जानता था कि क्या गुजर रही है मधु के दिल पर, जिसे ये पता हो कि उसकी ज़िंदगी के चंद सांसें ही उसके पास हैं। मोहित जानता था कि मधु उससे कितना प्यार करती है, वह दिन रात कितना ख्याल रखती है मेरा, क्योंकि मधु की ज़िंदगी में मेरे सिवाय कोई भी नहीं है, ना ही जिससे वह अपना सुख दुख शेयर कर सके, सिवाय सुधीर से कुछ बातें करने के अलावा। और अभी तो उसका जीवन शुरू ही नहीं हुआ है, 18 साल की भी नहीं हुई है, कैसे बिताएगी अपनी जवानी। सुधीर, मधु मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो तुम समझदार हो, मोहित जो कह रहा है वह सही है। अब ये समय अपने आप को समझाने का है। उसके पास जितना समय है उसमें हम उसे जितना खुश रख सकते हैं रखने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा, संभालना होगा अपने आप को। अगर हम अपने आप को नहीं संभालेंगे तो मोहित को कौन संभालेगा। ये समय हम तीनों के लिए ही बहुत कठिन है। मधु, सुधीर, पर आप तो बड़े से बड़े डॉक्टर को जानते हो ना, सब जगह आप लोगों की पहचान है, देश विदेश सभी जगह, तो आप लेकर चलिए ना कहीं भी प्लीज़। मैंने अपने गांव में सुना था शहरों में बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है और गांव के लोग इलाज के लिए भी शहर में ही जाते हैं। क्या करेंगे हम उस पैसे का जो मोहित की ज़िंदगी बचाने के काम ही ना आ सके। सुधीर चाहे सारी प्रॉपर्टी बेच दो, बस मोहित ठीक हो जाए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मधु सुधीर की तरफ हाथ जोड़ते हुए, सुधीर मेरी खातिर प्लीज, मैं कैसे रहूँगी, इन्होंने तो कह दिया, मेरा क्या होगा। सुधीर मैं कहाँ जाऊँगी, मैं मोहित के बिना जीते जी मर जाऊँगी। रोते रोते वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मोहित से ये सब देखा और सुना नहीं जा रहा था। मोहित आया और उसने मधु को सीने से लगा लिया। चुप हो जाओ मधु, ऐसा कुछ भी मत बोलो, तुम्हें जीना होगा मधु, मेरे लिए जीना होगा। तुम्हें पढ़ना है और पढ़ लिख कर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी ना, तो वह तुम्हें बनना है मधु। किसी एक आदमी के पीछे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, पीछे रहने वाले इंसान को जीना ही होता है। मोहित कुछ और बोलता उससे पहले मधु मोहित के मुंह पर हाथ रख देती है। मधु, तुमने तो कह दिया मोहित, पर मैं नहीं जी पाऊंगी। ये जमाना मुझे जीने नहीं देगा। एक विधवा का जीना क्या होता है ये तुम नहीं समझ पाओगे मोहित। मोहित, मधु, सुधीर तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, मेरे बाद ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। ये घर, ये शोरूम, ये पूरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम पर कर दी है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना, फिर तुम दोनों मिलकर सब संभालना। संभाल लोगी ना, बोलो, प्यार से उसे गले लगाते हुए बोला। मधु बस चुपचाप थी। फिर सुधीर की तरफ मुड़ते हुए, सुधीर, मैं अपनी इस अमानत को तुम्हें सौंप रहा हूँ, प्लीज़ इसका ख्याल रखना। मैं तुम्हें इससे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, परंतु बस इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। जब कभी इसको ज़रूरत हो तो मदद ज़रूर कर देना। सुधीर भाई, मैं ये वादा करता हूँ कि मधु की सारी जिम्मेदारी मैं खुद पूरी करूँगा। दोस्तों, इस पार्ट को हम यही ख़त्म करते हैं। जानते हैं आगे के पार्ट में कि क्या होता है आगे मधु की लाइफ में और मोहित कितने दिन और जी पाता है।
दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।